सिंस हम अब कवर कर चुके हैं डिमांड का कॉन्सेप्ट, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मनी सप्लाई का। जो अभी तक पोर्शन था वहाँ पे मेयरली थ्योरीज थी, यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है एक नेशन में, कैसे मनी की सप्लाई मेंटेन की जाती है, वो सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ कवर करने वाले हैं। मनी का सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है, कैसा कॉन्सेप्ट है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। कौन डिफाइन करेगा स्टॉक कॉन्सेप्ट? क्या होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसको पढ़ते हैं, अगर हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट, और स्टॉक कॉन्सेप्ट मतलब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आज की डेट का तुम डालोगे गूगल पे कि व्हाट इज द करंट मनी सप्लाई ऑन 21 जून 2024, तो तुम्हें एक डेटा मिलेगा, वो तुम्हें बता देगा कि आज की डेट में इकोनॉमी के अंदर कितना मनी सप्लाई है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पढ़ा जाता है, इसीलिए से स्टॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये बार बार अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पढ़ते तो ये क्या हो जाता? फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाता। अगर स्टॉक ऑफ मनी में इंक्रीज या डिक्रीज पढ़ रहे हो तो वो क्या हो जाता है? फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 22 जून 24 को कुछ इस टाइप का अमाउंट आपके पास अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ मनी, मनी सप्लाई, ठीक है। अगर मैं इस डेटा को कंपेयर करने लग जाऊं 22 जून से, और ये देखने लग जाऊं कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो भी XYZ नंबर थे और आज जो नंबर्स हैं वो बढ़े हैं या कम हुए हैं, तो ये डेटा आप कैसे देख रहे हो? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप इंक्रीज और डिक्रीज को कैसे पढ़ रहे हो? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स वाई इसको मैं जब बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी? फ्लो कॉन्सेप्ट। जब मनी सप्लाई पढ़ोगे तो स्टॉक कॉन्सेप्ट, मनी सप्लाई में इंक्रीज या डिक्रीज पढ़ोगे तो फ्लो कॉन्सेप्ट। अगर क्वेश्चन आता है मनी सप्लाई का और कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट मनी सप्लाई क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब क्यों फ्लो कॉन्सेप्ट है? क्योंकि फ्लो का मतलब हो रहा है जो चीज चेंज हो रही है डायनामिकली, इसी वजह से इसको फ्लो कॉन्सेप्ट बोला है। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ मनी। आइडियली स्टॉक का मतलब होता क्या है? जो सामान आपके पास पड़ा है गोडाउन में, राइट, या एट द एंड ऑफ ईयर जो बच जाता है आपके पास सामान, ठीक है। जब हम किसी भी चीज का स्टॉक कंसिडर कर रहे हैं तो हम इकोनॉमी में जो पैसा पब्लिक के पास अवेलेबल है उसे क्या कहते हैं? स्टॉक ऑफ मनी। आइडियली पब्लिक कौन है? हाउस होल्ड। बट इकोनॉमिक्स में एग्जैक्टली बताया गया है कि पब्लिक के अंदर कौन कौन आएगा और पब्लिक के अंदर कौन कौन नहीं आएगा। ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में फॉर श्योर यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब सुनो, स्टॉक ऑफ मनी का मतलब है इट इज द अमाउंट अवेलेबल टू द पब्लिक एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। वो पैसा जो आप खर्च करने के लिए यूज कर पा रहे हो और आप उसको एज अ मोड ऑफ मीन्स ऑफ पेमेंट यूज कर सकते हो, वो आपका क्या है? स्टॉक ऑफ मनी। प्लस स्टोर ऑफ वैल्यू, जो पैसा आपने बैंक में रखा हुआ है या घर पे रखा हुआ है वो पैसा भी किस में आ रहा है? स्टॉक ऑफ मनी में। बट ये जब मैं डेफिनेशन पढ़ती हूँ तो ये बहुत ही ओपन एंडेड डेफिनेशन थी कि यार पब्लिक में कौन कौन आएगा? सरकार आएगी या नहीं आएगी? हाउस होल्ड आएगा या नहीं आएगा? बिजनेसेस आएंगे या नहीं आएंगे? तो एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स में बताया गया कि पब्लिक किस किस चीज़ को इंक्लूड करेगी और किस किस चीज़ को एक्सक्लूड करेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि पब्लिक में कौन कौन आएगा। एक और बात ध्यान रखिएगा, जितना पैसा इकोनॉमी में अवेलेबल होता है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी रियली एग्जिस्ट इन अ इकोनॉमी एंड स्टॉक ऑफ मनी हमेशा ग्रेटर देन होगा। एक्चुअली जितना स्टॉक ऑफ मनी आप बोल रहे हो और एक्चुअली इकोनॉमी में जितना पैसा है वो हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन में होता है। कैसे होता है वो जब चैप्टर एंड हो जाएगा तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। इस वाले पार्ट पे बाद में आएंगे। अब आते हैं
कि वो पैसा जो पब्लिक के पास अवेलेबल है उसको क्या बोल रहे हैं, स्टॉक ऑफ मनी। तो पब्लिक में सबसे पहले कौन आ रहा है, फर्म, इंस्टीट्यूशन, इसमें तो कोई इशू नहीं है। दूसरा कौन आ रहा है, क्वासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। एक्चुअली गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस नहीं है, बट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, क्वासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आएंगे। थर्ड आएंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फोर्थ है नॉन डिपार्टमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पीएसयूज, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स। वो पैसा जो इंडिया का फॉरेन के बैंक्स में पड़ा है या फॉरेन की गवर्नमेंट के पास पड़ा है, वो भी क्या है, स्टॉक ऑफ मनी है। IMF, International Monetary Fund, which holds a part of Indian money in India in the form of deposits with the RBI. RBI के पास कुछ डिपॉजिट्स पड़े हैं आउट ऑफ IMF, तो वो भी आपका क्या है, स्टॉक ऑफ मनी। तो वो पब्लिक के पास जो पैसा पड़ा है वो स्टॉक ऑफ मनी का पार्ट है, और ये लोग क्या आ रहे हैं, पब्लिक में आ रहे हैं। अब पब्लिक में कौन नहीं आ रहा, वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियली जब हम पब्लिक बोलते हैं तो हमें लगता है पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब सरकार की जो प्रॉपर्टी है जो पूरी पब्लिक के लिए अवेलेबल है, पर यहाँ पे पब्लिक के अंदर वो पैसा जो सरकार के पास पड़ा है वो नहीं आएगा स्टॉक ऑफ मनी में। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट अवेलेबल नहीं है। तो वो पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के पास पड़ा है वो पैसा आपके स्टॉक ऑफ मनी में नहीं आएगा। सेकंड, बैंक के अंदर जो भी पैसा आरबीआई के पास पड़ा है वो भी आपका स्टॉक ऑफ मनी नहीं है। सेकंड, ऑल बैंक्स दैट एक्सेप्ट कासा, कासा मतलब करंट अकाउंट और एसए मतलब सेविंग अकाउंट, या डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं वो भी आपका स्टॉक ऑफ मनी में नहीं आएगा। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब आप पैसे मांगने गए और आपको पैसे बैंक से मिल गए। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में रखा पैसा भी इसमें नहीं आएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा बेटा, ऑप्शंस दे देंगे कि ये 4 ऑप्शंस हैं, अब इसमें से बताओ मनी स्टॉक का पार्ट कौन है और कौन नहीं है। तो सबसे इजी तरीका है, पहले याद कर लो कौन नहीं है। तो कौन नहीं है, गवर्नमेंट तीनों लेवल, लोकल, फिर उसके बाद बैंक्स, बैंक्स में कौन, आरबीआई, और सारे बैंक्स जो कौन एक्सेप्ट कर रहे हैं, कासा डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट। क्लैरिटी है। अब इंक्लूड्स में कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले हाउस होल्ड फर्म एंड इंस्टीट्यूशन, फिर क्वासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन डिपार्टमेंटल PSUs, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स, IMF which holds a part of Indian money in India in the form of deposits with the RBI. फॉर श्योर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये तो पढ़ना ही है। नेक्स्ट है कि क्यों पढ़ रहे हैं मनी सप्लाई, बहुत ही जनरल बातें हैं यहाँ पे। अब तुम मुझे एक एक रीज़न बताओगे कि क्यों हमें इकोनॉमी में मनी सप्लाई पढ़ने की ज़रूरत है, क्यों तुम्हें जानना ज़रूरी है आखिरकार इकोनॉमी में कितना पैसा है। एक एक पॉइंट अपने अपने तरफ से ऐड ऑन करो, बोलो। जैसे हम डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे नॉर्मल, हम सप्लाई का पढ़ रहे थे एज अ प्रोड्यूसर, अब तुम इसको एग्रीगेट लेवल पे देखो, बस बताओ जितना मनी का सप्लाई होगा उस हिसाब से ट्रांजैक्शंस होंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शंस पे ही क्या डिपेंड करती है, मनी की डिमांड। ठीक है, और बोलो। मनी की सप्लाई कितनी है उस हिसाब से गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसीज बनाएगी। अगर मनी की सप्लाई ज़्यादा है तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, तो जो सरकार नहीं चाहेगी, क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ गई तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा। तो सरकार को एक आइडियल इन्फ्लेशन मेंटेन करना है, इसी वजह से हमें ये पता होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसीज बनाने के लिए। और
आप एक आइडल रेशियो मेंटेन नहीं कर पाओगे बिटवीन योर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। आपकी इकोनॉमी में आपकी सरकार कितना लाइबिलिटी होल्ड करके बैठी है और कितना उसका खुद का पैसा है, उस हिसाब से खर्चे नहीं हो पाएंगे, नई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं ले पाओगे, ग्रोथ को नहीं समझ पाओगे। सारे आंसर लड़कियों ने दिए, लड़कों को नहीं बताए क्या? आइडियली कैसा है? आइडियली एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है या कंसिस्टेंट है या नहीं है, या बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस तो नहीं आ रही, ठीक है। और अभी भी जीडीपी की ग्रोथ देखने के लिए ज़्यादा पैसा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा, ठीक है। अभी भी गर्ल्स में 3 हो, तुम 2 हो, 2-3 है रेशियो। प्राइस लेवल का डायरेक्ट फर्क पड़ेगा 3-3, ठीक है। ठीक है, प्राइस लेवल का डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। प्राइस लेवल का डायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे आएगा? क्योंकि अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है, मार्केट में इन्फ्लेशन आएगी तो प्राइसेस लेवल बढ़ जाएंगे, जो कि एक्चुअली एक पॉइंट के बाद इन्फ्लेशन मार्केट के लिए अच्छी नहीं है। कोई और है अभी ऐसा रेशियो? चलो नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। क्योंकि आप एग्रीगेट लेवल पे स्टडी कर रहे हो तो आप ये देखते हो कि ओवरऑल आपकी इकोनॉमी कहाँ स्टैंड कर रही है। उसके लिए आपको मनी सप्लाई पता होना चाहिए, फ्लक्चुएशन ज़्यादा तो नहीं है, कंसिस्टेंसी है या नहीं है, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में आप पता करते हो। आप पता लगाते हो कि पैसा आ रहा है तो कैसे आ रहा है, अगर पैसे को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है, तो कॉजेज ऑफ मनी ग्रोथ को समझते हो। फिर इकोनॉमिस्ट समझते हैं कि हाँ यार, अगर आज एक मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी तो इतना पैसा आएगा तो कैसे आएगा, क्या उसके रीजंस हो सकते हैं। जब बजट आता है तो बजट तो आता है अपना फेब में, पर उसकी तैयारी शुरू हो जाती है पिछले 1.5 साल पहले से ही। बहुत पूरी इकोनॉमी के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठते हैं, वहाँ पे प्रॉपर डिस्कशंस होते हैं पार्लियामेंट में कि इस बजट को इतना अलोकेट करना है, इधर इतना जाएगा, इधर इतना जाएगा, फाइनली जाके डिसीजन होता है। तो 1-1.5 साल का प्रोसेस होता है उसके पीछे। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, प्राइस स्टेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, और मनी सप्लाई में आप जीडीपी ग्रोथ को समझते हो। ये बहुत जेनरिक पार्ट था, यहाँ से इतना क्वेश्चंस नहीं बनता है। अगर आता भी है तो तुम पता लगा सकते हो कि मनी सप्लाई पढ़ना क्यों ज़रूरी है। 4 पॉइंट्स आएंगे, उसमें से एक ऑप्शन को चूज करना है। नेक्स्ट है कि आखिरकार पैसा आ रहा है तो किन किन सोर्सेज से आ रहा है। तो पहला पैसा आने का तरीका क्या है? सरकार अपनी करेंसी बनाएगी। नोट प्रिंट हर कोई तो नहीं कर सकता, तो इसीलिए फिएट मनी, जो कि करेंसी को एक्सेप्टेंस कौन दे रही है, ऑथराइज कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। सेकंड क्या है? क्रेडिट मनी, दैट इज मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। कौन एक्सप्लेन करेगा क्रेडिट मनी को? कैसे कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करती है? हाउस होल्ड की ही सेविंग को लेंड कर देती है। देखो बेटा, अब मान लो तुमने 1 लाख जमा करा है बैंक में। बैंक में 1 लाख जब जमा हुए, तुम्हें बैंक ने प्रॉमिस किया कि वो तुम्हें 12% का इंटरेस्ट देगा, ठीक है। यही पैसा जब बैंक में आया, बैंक ने आगे इस पैसे को क्रेडिट दे दिया, क्योंकि सारा पैसा तो बैंक अपने पास रखेगा नहीं। अपने CRR SLR मेंटेन्स करके जो पैसा बना, मान लो उन्होंने क्रेडिट दे दिया, तो हम मान के चल रहे पूरा पैसा क्रेडिट दे दिया। अभी अगर CRR SLR मेंटेन हो जाते हैं तो कुछ इवेंचुअली मेंटेन होने के बाद मान लो 70,000 बैंक ने एज अ लोन दे दिया। यहाँ पे जब ये बैंक लोन देगी तो बैंक को मिलेगा इंटरेस्ट। तो जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, मान लो 18% का चार्ज कर रही है, ठीक है। जब बैंक तुम्हें 12% का इंटरेस्ट पे कर रही है और आगे चार्ज कर रही है 18%, तो ये जो 6% है ये किसका है? बैंक का। आइडियली बैंक इस तरह से पैसा अर्न करती है, बट इकोनॉमिक्स में जब इसके लिए टर्म यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं स्प्रेड। क्या कहते हैं इसको? स्प्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट। स्प्रेड क्या है? कि जो बैंक ने पे किया है
और जो चार्ज किया है उसका जो डिफरेंस है उसे क्या कहा गया है, स्प्रेड। एमसीक्यू बनता है, ध्यान रखेंगे। अब मनी क्रिएशन जब हो रहा है इस टाइम पे, जब ये पैसा बैंक ने लेंड किया, तो कई बार ऐसा होता है ये बैंक्स दूसरे बैंक्स में पैसा रखते हैं, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ रिजर्व्स हटा के कुछ पैसा दूसरे बैंक्स में रखते हैं, फिर ये बैंक्स कुछ अमाउंट ऑफ रिजर्व्स हटाएंगे और फिर ये कुछ पैसा रखेंगे, फिर ये कुछ रिजर्व्स हटाएंगे, ऐसे करके पूरी इकोनॉमी में क्या होता है, मनी क्या होता है, सर्कुलेट होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो बैंक्स है वो मनी क्रिएशन तो कर रहे हैं बट साथ के साथ एक आइडल रिजर्व भी मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अब मनी सप्लाई के लिए कैसे मेजरमेंट प्रिंसिपल्स बनाए हैं, तो सबसे पहले मेजरिंग करने का काम कौन करेगा, सेंट्रल बैंक। उसके लिए सेंट्रल बैंक ने क्या बनाए हैं, 4 एग्रीगेट्स बनाए हैं। मेजर करने के लिए उन्होंने मनी सप्लाई को कितने पार्ट्स में बांटा है, 4 पार्ट्स में। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, M1 एंड M4। ये जो 4 एग्रीगेट्स बनाए गए हैं, पहला एग्रीगेट है M1, उसमें क्या क्या आएगा, पहला आएगा करेंसी एंड अदर डिपॉजिट्स। अब करेंसी में ध्यान रखना कॉइन्स एंड पेपर नोट्स दोनों आएंगे। डिमांड डिपॉजिट्स में वो पैसा जो लोगों ने क्या रखा हुआ है, कमर्शियल बैंक्स में रखा हुआ है, और ओडी मतलब अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास पड़ा हुआ है। M2 M1 में जो भी चीज़ें हैं वो तो आएंगी, पर लोग क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स कहाँ रखते हैं, पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। M3 M1 में जो भी आया है वो तो आएगा, बट नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट्स तो किस में थे, M1 में। टाइम डिपॉजिट्स मतलब जो एक ड्यूरेशन के बाद बैंक्स को पैसा देना ही है, उससे पहले वो पैसा नहीं निकालते, तो ये है होते हैं अपने M3 का पार्ट, दैट इज FD या RD, 2 years 3 years होते हैं ना। M4 क्या क्या आएगा, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग NSC। एक टाइप के सर्टिफिकेशंस होते हैं जो सेविंग्स को वो अलॉट किए जाते हैं, तो वो उसमें नहीं आते। आपको ऑथराइज किया जाता है कि हाँ ये सर्टिफिकेट है, इतना इतना वेल्थ आप होल्ड करते हो, तो वो इसमें नहीं आएगा। तो दैट इज M4। M1 को क्योंकि सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट होने वाला जो मॉनेटरी मेजरमेंट है वो कौन सा है, M1, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं नैरो मनी। क्या कहते हैं, नैरो मनी, बिकॉज दिस इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। यहाँ से MCQ बन सकता है, नैरो मनी M1, मोस्ट लिक्विड M1। M4 ब्रॉड मनी, क्योंकि इसमें मल्टीपल सेक्टर्स आ गए, मल्टीपल कंपोनेंट्स आ गए, प्लस लीस्ट लिक्विड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टाइम डिपॉजिट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, तो ये लीस्ट लिक्विड फॉर्म है। अगर इसको शॉर्ट में समझे तो मनी सप्लाई क्या है, C प्लस D, डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट्स, तो M1 मिलता है। M1 में जैसे ही टाइम डिपॉजिट्स ऐड करते हो तो M3 मिलता है। M3 में जितनी भी पोस्ट ऑफिस के साथ टोटल डिपॉजिट्स है वो ऐड करते हो तो M4 मिलता है। लेकिन जैसे ही M1 में पोस्ट ऑफिस के साथ जो सेविंग डिपॉजिट है, टोटल डिपॉजिट नहीं, सिर्फ सेविंग डिपॉजिट ऐड करे तो M2 मिलता है। तो M1 सबका बेस फॉर्म करेगा ही करेगा। अब क्या डिटर्मिनेंट्स है, मनी सप्लाई जानने के क्या तरीके हैं, तो सबसे पहला होता है सेंट्रल बैंक का बिहेवियर। एक्सोजेनसली डिटरमाइन द मनी सप्लाई। एक्सोजेनसली का मतलब क्या होता है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तुम्हारी, है नहीं है, लगता तो नहीं है मुझे, नहीं है, उसने तो हार ही मान ली मैम, नहीं है, बता दो आप तो। देखो एक्सोजेनसली मतलब होता है सिर्फ एक्चुअली बाहर से आप डिटरमाइन कर रहे हो, एक्चुअली आपका कोई रोल यहाँ पे नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ बाहर से देखकर देख रहे हो कि हाँ इतनी इतनी मनी सप्लाई है। एंडोजेनसली मतलब इकोनॉमी में रहकर
उस सर्कुलेशन को आप इम्पैक्ट कर रहे हो। तो सेंट्रल बैंक का बिहेवियर कैसा होगा? एक्सोजेनसली। और पब्लिक का बिहेवियर कैसा होता है? एंडोजेनसली। एंडोजेनसली में क्या होगा? आपका लोगों का कितना डिजायर है करेंसी होल्ड करने का रिलेटिव टू दी डिपॉजिट्स, आरओआई एक्सेट्रा। इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा हुए तो सेविंग्स ज़्यादा करोगे, इंटरेस्ट रेट्स कम हुए तो इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा करोगे। तो क्योंकि कैश होल्ड कर रहे हो या बैंक में पैसा होल्ड कर रहे हो, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? पब्लिक पे। और पब्लिक कैसे ले रही है डिसीजन? इंटरेस्ट रेट्स को पढ़कर। दैट्स वाई वो इकोनॉमी में रहकर मनी सप्लाई को क्या करती है? रेगुलेट करती है। कंबाइंड बिहेवियर। कंबाइंड बिहेवियर में क्या है? आप पढ़ते हो किसका? जॉइंट बिहेवियर पढ़ते हो सेंट्रल बैंक्स का, पब्लिक का और कमर्शियल बैंक का। पहला हम किसका बिहेवियर पढ़ते हैं? सिर्फ सेंट्रल बैंक, फिर पब्लिक बिहेवियर, फिर थर्ड कंबाइंड बिहेवियर, उसमें कमर्शियल बैंक्स भी आ जाते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है जिससे आप मनी सप्लाई पता करते हो और बेसिकली वो अप्रोच क्या कहती है? मनी मल्टीप्लायर अप्रोच। जब आप कंबाइंड बिहेवियर पढ़ रहे हो ना, तभी आप क्या लगा रहे हो? मनी मल्टीप्लायर अप्रोच लगा रहे हो। अब मनी मल्टीप्लायर अप्रोच का देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, कि आज अगर किसी ने इकोनॉमी में 100 रुपए लगाए और मनी मल्टीप्लायर चल रहा है मान लो 3, तो ये 300 इकोनॉमी में मनी की सप्लाई क्रिएट करेगा। एक्चुअली करेंसी कितने की गई? 100 की, पर क्योंकि मनी आपस में ही क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, इकोनॉमी में घूमता है, रिटर्न जनरेट करता है, फिर इकोनॉमी में जाता है, री इन्वेस्ट होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसे क्या कहते हैं? मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। और यहाँ पे 100 रुपए जब मैं लगाती हूँ तो मुझे वो इकोनॉमी में क्या बेनिफिट देते हैं? 300 की मनी सप्लाई जनरेट करते हैं। इतनी बात समझ में आई? इस कॉन्सेप्ट को हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। पहला सेंट्रल बैंक, एंड तीसरा बिहेवियर ऑफ पब्लिक इन जनरल। जब सेंट्रल बैंक पढ़ते हो तो सेंट्रल बैंक क्या करती है? पैसे प्रिंट करती है। तो दैट्स वाई स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी कौन मेंटेन करेगा? सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे जितनी भी टोटल सप्लाई होगी मनी की, नॉमिनल मनी का सप्लाई होगा, वो कैसे डायरेक्टली वेरी करेगा? अदर वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान रहे हैं। अगर सरकार ने ज़्यादा पैसा प्रिंट कर दिया तो मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, कम पैसा प्रिंट किया तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। रिलेशन डायरेक्ट है। अब बात करते हैं रिजर्व रेशियो की। कमर्शियल बैंक्स को क्या करने होते हैं? रिजर्व रेशियोज मेंटेन करने होते हैं। जो भी पैसा उनके पास आया है सारा पैसा बांट देते हैं क्या? नहीं नहीं, लोन लेके जो हमसे क्या करते हैं? थोड़ा पैसा रिजर्व की तरह मेंटेन करते हैं। ऐसा क्यों? वरना सब सारा इंडिया जैसे हो जाएंगे और सबका पैसा डूब जाएगा। तो सबका पैसा लगा हुआ डूब सकता है, तो बैंक्स को क्या बोला जाता है? कुछ ना कुछ पैसा क्या करो? रिजर्व्स में रखो। रिलेशन। अब इनडायरेक्ट रिलेशन को कौन बता सकता है? ये तो सिंपल इंग्लिश है। रिजर्व्स ज्यादा बनाने होंगे तो मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, और रिजर्व्स कम बनाने होंगे तो मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो रिलेशन इनडायरेक्ट। इसीलिए क्या लिखा है? रिजर्व रेशियो का रिलेशन कैसे निकालते हैं? रिजर्व्स अपॉन डिपॉजिट्स। जितनी भी डिपॉजिट्स गई हैं उसमें से रिजर्व्स कितने मेंटेन करने हैं। तो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। क्लैरिटी है? कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। अब करेंसी डिपॉजिट रेशियो, इसमें भी रिलेशन इनवर्स। कैसे? एकदम सन्नाटा हो जाता है तुम्हारी क्लास में। तो सप्लाई कम हो जाएगी। अगर मान लो तुमने करेंसी ज़्यादा बैंक में रखवा दी तो मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि बैंक्स में रखा पैसा मनी सप्लाई में एक्सक्लूड था या इंक्लूड था? एक्सक्लूड था, इसीलिए वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं बन रहा था। अगर बैंक्स में कम पैसा जमा कराया
तो मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, लोग ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। अब ये रेशियोज हमने पढ़े हैं बचपन में अच्छे से। रिजर्व रेशियोज कम होते हैं तो क्रेडिट मनी बढ़ता है, तो मनी की सप्लाई भी बढ़ती है। रिजर्व रेशियोज बढ़ते हैं तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम, क्योंकि आप बैंक को ज़्यादा रिजर्व्स मेंटेन करने हैं तो वो कम पैसा लोगों को बांट सकते हैं, तो क्रेडिट मनी कम हो जाएगा, तो आपकी मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अगर करेंसी डिपॉजिट रेशियो की बात करें, करेंसी ज़्यादा तो करेंसी विद पब्लिक, करेंसी डिपॉजिट रेशियो ज़्यादा है तो करेंसी विद पब्लिक भी ज़्यादा है, और डिपॉजिट्स इन बैंक कम है। उससे होगा क्या, क्रेडिट मनी कम हो जाएगा और मनी सप्लाई फॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे करेंसी डिपॉजिट रेशियो का मतलब क्या है, डिपॉजिट्स का वो हिस्सा जो करेंसी बैंक में जमा है या जो लोग खुद रख रहे हैं, जो खुद रख रहे हैं और जो बैंक में जमा नहीं हो पा रही है। तो करेंसी डिपॉजिट्स में इंक्रीज आएगा तो करेंसी विद पब्लिक इंक्रीज होगी, बैंक में डिपॉजिट्स कम होंगे, क्रेडिट मनी और मनी सप्लाई फॉल होगी। नेक्स्ट, अगर करेंसी डिपॉजिट रेशियो फॉल हुआ तो लोगों के पास पैसा, बोलो भाई, लोगों के पास पैसा कम और डिपॉजिट्स विद बैंक ज़्यादा और क्रेडिट मनी बढ़ जाए और इवेंचुअली मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है मनी मल्टीप्लायर अप्रोच। क्या बताएगी, रिलेशनशिप ऑफ मनी सप्लाई विद डिफरेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे जो कैपिटल एम है वो क्या है और स्मॉल एम है अपना मल्टीप्लायर रेशियो, कि मेरा पैसा कितने टाइम्स इकोनॉमी में जाता है तो कितने टाइम्स या कितने गुना मनी सप्लाई जनरेट करता है। और एम बी क्या है आपका, मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी। अगर मॉनेटरी बेस बढ़ेगा तो ओवरऑल मनी सप्लाई भी बढ़ेगी, ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में जाएगा तो ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा और इवेंचुअली मनी सप्लाई बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है एक्सेस रिजर्व रेशियो, रिलेशन इनवर्स। कैसे रिलेशन इनवर्स है, क्या होता है एक्सेस रिजर्व? मान लो सरकार को रखना 3% कहा था सरकार ने, और बैंक्स के पास एक्स्ट्रा फंड्स आए तो बैंक्स ने रख उनके पास 6% दिया। तो ये जो 3% एक्स्ट्रा बैंक्स जमा कर रहे हैं आरबीआई सेंट्रल बैंक के साथ, एक्चुअली उसे क्या कहते हैं, एक्सेस रिजर्व रेशियो। यहाँ पे एक्सेस रिजर्व रेशियो क्या है कि कितने एक्सेस रिजर्व्स आपने मेंटेन किए डिवाइडेड बाय द डिपॉजिट्स। अब यहाँ पे एम कैसे निकलेगा, 1 प्लस व्हाट इज सीडीआर, करेंसी डिपॉजिट रेशियो अपॉन रिजर्व डिपॉजिट रेशियो प्लस एक्सेस रिजर्व रेशियो। तो मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस, एक इकोनॉमी में कितना पैसा आ रहा है वो ये बता रहे हैं, तो मॉनेटरी बेस में इतना रखा और मनी सप्लाई कितनी है उसको अपॉन में रखा, और जब इवेंचुअली अपने पास ये आ गया मनी मल्टीप्लायर। या अगर रेशियोज कम है तो आपका मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा और मनी सप्लाई ज़्यादा, क्योंकि बैंक्स को अब कम पैसा एज अ रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा पैसा मेंटेन करना होता तो क्या होता, मनी सप्लाई कम हो जाती, क्योंकि इकोनॉमी में क्रेडिट मनी कम हो गया है। आई बात समझ में? मैं स्प्रेड तुम्हें बता चुकी हूँ, इसे हम बोलते हैं ग्रॉस इनकम ऑफ बैंक्स। यहाँ पे हमने बैंक्स के खर्चों को माइनस नहीं किया है। मनी मल्टीप्लायर आप क्यों पढ़ते हो, टू फाइंड द मनी सप्लाई, और क्रेडिट मल्टीप्लायर क्यों पढ़ते हो, टू फाइंड द क्रेडिट मनी इकोनॉमी में कितना अवेलेबल है। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, 1 अपॉन रिजर्व, जितने भी रिजर्व रेशियोज आपको मेंटेन करने हैं उसको 1 अपॉन कर दो, बेसिकली CRR प्लस SLR। क्रेडिट मल्टीप्लायर का अदर नेम एक्सपेंशन मल्टीप्लायर, बैंक्स एबिलिटी टू इंक्रीज द मनी सप्लाई। अगर क्रेडिट मल्टीप्लायर ज़्यादा है या कम है वो हमें बताएगा कि बैंक्स कितना पैसा एज अ क्रेडिट बांट सकते हैं या बैंक्स अपनी तरफ से इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई जनरेट कर सकते हैं।
पहले हम अदर फैक्टर्स पढ़ेंगे फिर उस पे जाएंगे। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मल्टीप्लायर को इम्पैक्ट करते हैं। एक एक फैक्टर मुझे तुम में से एक्सप्लेन करो। बहुत सिंपल है, अदर फैक्टर्स हैं। पहला है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कैसे मनी सप्लाई को इम्पैक्ट कर सकता है? रेज योर हैंड देन आंसर। यस बेटा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस साइकिल के कौन से फेज में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं, ये बताओ। कंट्रैक्शन में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें कहाँ जाना होता है? टुवर्ड्स दी रिकवरी जाना होता है। क्लैरिटी है इतना बात का? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब भी बढ़ते हैं मतलब मनी सप्लाई बढ़ेगी, सरकार पैसा इकोनॉमी में लगा रही है, कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है तो उसमें इकोनॉमी का वेलफेयर हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, लोगों को काम मिल रहा है, बिजनेसेस के पास आ रहा है ऑप्शन अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। Whenever the central and state government balances falls short of minimum requirement, but यहाँ पे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट है वो किस बारे में समझते हैं? मान लो जब भी सेंट्रल बैंक्स और स्टेट गवर्नमेंट्स को जो बैलेंसेस मेंटेन करने हैं उतने बैलेंसेस वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो वो कौन सी फैसिलिटी के लिए अवेलेबल होते हैं? वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस। ये फैसिलिटी क्या बताती है कि आप क्या ले सकते हो? ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी यूज कर सकते हो। जैसे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास पैसा जमा कराते हैं, तो क्या आरबीआई कमर्शियल बैंक से एक्स्ट्रा पैसा बोरो कर सकता है? कर सकता है क्या? या कमर्शियल बैंक आरबीआई से करते हैं ओवरड्राफ्ट? कमर्शियल बैंक्स ओवरड्राफ्ट कहाँ से करते हैं? आरबीआई से। तो ये जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है इसे कहते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, ये जो ओवरऑल इम्पैक्ट आ रहा है, जब हमने पैसा गवर्नमेंट से ज़्यादा ले लिया तो उससे हुआ क्या? बैंक्स के पास क्रेडिट देने के लिए पैसा आ गया, तो अब वो इजीली क्रेडिट दे पाएंगे, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। Similarly, government incurs expenditure. Government balances with RBI debit, the receiver credit with the commercial bank. इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है वो समझते हैं। इसमें एंट्री क्या किया हुआ है? किसको डेबिट किया? गवर्नमेंट बैलेंसेस विद आरबीआई। किसको क्रेडिट किया? द रिसीवर अकाउंट विथ कमर्शियल बैंक। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? आज कोई बैंक है, ठीक है, उनको कोई खर्चा करने पर एक पेमेंट करनी थी, ठीक है, कोई पेमेंट करनी थी, मान लो 10 लाख की पेमेंट करनी है, ठीक है। अब ये पैसा उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो आरबीआई उन्हें कौन सी फैसिलिटी दे रहा है? ओवरड्राफ्ट की। तो ये पैसा वो आरबीआई से लेंगे, तो आरबीआई इनको ये पैसा देगा। लेकिन यहाँ पे बैंक्स को देने की बजाय कॉन्सेप्ट होता है कि बैंक्स को जिसे पेमेंट करनी है ना, जिस रिसीवर को ही पेमेंट करनी है, डायरेक्ट आरबीआई क्या करता है? उसको ही पेमेंट कर देता है। वो बैंक्स को देने की बजाय वो पेमेंट डायरेक्ट किसको कर देता है? उस रिसीवर को कर देता है। तो अब रिसीवर को तो अपना पैसा मिल गया, तो वो तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, ठीक है। ये जो पैसा था आइडियली किसको देना था? बैंक को। तो आरबीआई उस बैंक का अकाउंट अपने पास क्या कर देगा? डेबिट। क्या कर देगा? द गवर्नमेंट बैलेंसेस विद आरबीआई डेबिट। जितना भी सरकार को पैसा देना था वो अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि आरबीआई को इवेंचुअली पैसा लेना किससे है?
जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, जो बैंक ने पैसा खर्च किया है। तो इसी फैसिलिटी के लिए जो टर्म यूज होती है इसे कहते हैं व्हेन गवर्नमेंट इंकर्स एक्सपेंडिचर। तो इवेंचुअली सेट ऑफ कैसे होता है, गवर्नमेंट बैलेंसेस विद आरबीआई डेबिट हो जाते हैं और रिसीवर को क्रेडिट कर देते हैं, और इसी फैसिलिटी को हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और दूसरी जगह से कहते हैं एक्सेस रिजर्व्स। एक्सेस रिजर्व्स में क्या था कि हो सकता है जब आरबीआई ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी तो बैंक्स ने ऑलरेडी एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास जमा करा के रखा हुआ हो, तो आरबीआई उसी पैसे को यूज करके पेमेंट कर देता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी में क्यों यूज हो रहे हैं, टू रेगुलेट द मनी सप्लाई। अब इससे होता क्या है, इवेंचुअली एक्सेस रिजर्व्स क्रिएट होते हैं। एक्सेस रिजर्व क्रिएट हुए या नहीं हुए, हुए, क्योंकि अब कमर्शियल बैंक्स को जितना पैसा देना था इवेंचुअली आरबीआई को उससे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। दूसरा, जो भी एक्सेस बैलेंस पड़ा है कमर्शियल बैंक का आरबीआई के साथ, अगर एक्सेस रिजर्व जो है विड्रॉ हो जाते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, ये कॉन्सेप्ट बताता है मान लो बैंक ने आरबीआई के पास पैसा जमा कराया, ठीक है, आरबीआई से जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा उन्हें वो कुछ 8% है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मार्केट में करंट रेट चल रहा है 10%। तो बैंक्स ये एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास रखेंगे या मार्केट में क्रेडिट जनरेट करेंगे, मार्केट में क्रेडिट जनरेट करेंगे। तो जब भी एक्सेस रिजर्व विड्रॉ हो रहे हैं कब होते हैं, जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होती हैं, क्योंकि अब बैंक जरा सा भी पैसा देंगे तो उनको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। इसी वजह से इससे क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ती है और मनी मल्टीप्लायर का प्रोसेस आपका काम करता है। तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द एक्सेस रिजर्व रेशियो, तो मनी सप्लाई पे इम्पैक्ट क्या आया, कम हो गई। एक्सेस रिजर्व रेशियो में इंक्रीज आया है तो मनी सप्लाई कम होगी ना, क्योंकि बैंक्स को ज्यादा रिजर्व्स मेंटेन करने हैं। बट व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट्स, तो क्या होगा, देयर विल बी अ इंक्रीज इन मनी सप्लाई, बिकॉज जो एक्सेस रिजर्व्स अब बैंक आरबीआई के साथ मेंटेन रख रहा था वो क्या हो जाएंगे, विड्रॉ हो जाएंगे। क्लैरिटी है। अब देखो जो अपन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, 3-4 रेशियोज हमने देखे। पहला था रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। आपका जो पैसा है वो बैंक्स में डिपॉजिट होगा एज अ डिमांड डिपॉजिट, बैंक उससे क्या क्रिएट करेंगे, क्रेडिट मनी, और वो क्या जाएगा एज अ लोन टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स। नेक्स्ट, अगर आप सीडीआर पढ़ते हो तो क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये बताता है कि बैंकिंग अडॉप्शन हैबिट्स क्या है, कि लोग आखिर बैंक में कितना पैसा जमा करा रहे हैं और कितनी करेंसी घर पे होल्ड कर रहे हैं। जब हमारी इकोनॉमी में डीमोनेटाइजेशन आया था तो बहुत सारा ब्लैक मनी निकला था, ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा था, लोग बैंक में पैसा कम रख रहे थे और घर पे छुपा के पैसा ज्यादा रख रहे थे। अब तुमने देखा है ये जो रेट्स वगैरह होती हैं, यहाँ पे जो मनी निकलता है, किस तरह से लोग नोट जला रहे थे, नोटबंदी के टाइम पे लोगों ने करोड़ों रुपए जलाए हैं, किचन में पूरी आग लगा रहे हैं जिससे वो नोट जो एक्स्ट्रा है। वो मूवी है अजय देवगन वाली जो रेड है उसमें भी देखा है, और वो रियल केस है, वो रियल लाइफ है, जो अमाउंट्स है वो भी सारे रियल है। तो जब इतना ब्लैक मनी लोगों के पास निकालना था तो क्या हुआ था, डिमोनेटाइज किया लोगों की, नोटों की नोटबंदी हो गई। अभी ये जो 2000 वाला नोट बंद होने वाला जो चीज था वो भी क्यों हुई, ब्लैक मनी के लिए, क्योंकि लोग ज्यादा, क्योंकि बड़ी करेंसी थी और लोग ज्यादा पैसा एज अ ब्लैक मनी होल्ड कर पा रहे थे, स्टोर कर पा रहे थे। इसीलिए ये प्रोसेसेस लाना जरूरी होता है। जब डिमोनेटाइजेशन होना था किसी को खबर भी थी क्या कि डिमोनेटाइजेशन होने वाला है, नहीं, एकदम से रात को 8 बजे तुम्हें न्यूज आती है कि नोट बंद हो जाएंगे। तो मतलब जो लोगों ने इतना ज्यादा पैसा, एक्चुअली लोगों ने लैक्स ऑफ मनी को क्या करा था,
अपने घर में रख रखा है। तो ये जो तरीके हैं गवर्नमेंट के क्या हैं, टू रेगुलेट द मनी सप्लाई। रेड मूवी को देखा है तुम लोग ने, उसमें कितना अमाउंट ऑफ मनी था, लाइक छत से गोल्ड के कॉइन्स की बारिश हो रही है, इतना गोल्ड था उनके पास। पीपल्स प्रेफरेंस फॉर लिक्विडिटी, कि लोग कितना पैसा कैश में रखना चाहते हैं और लोग कितना पैसा बैंक्स में रखना चाहते हैं। और जीडीपी ग्रोथ के बारे में पता चलता है। क्या इम्पैक्ट आता है, अगर सीडीआर का इम्पैक्ट क्या आएगा, मॉनेटरी बेस बढ़ जाता है, लोग ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं क्योंकि वो सेविंग्स कम कर रहे हैं। करेंसी मल्टीप्लाई होगी क्या, करेंसी मल्टीप्लाई नहीं होती है क्योंकि वो करेंसी अब खर्च हो गई है। अगर वो करेंसी बैंक में जाती तो मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करता। तो जब भी डिपॉजिट्स में जाता है तो वो क्या आता है, बैंक्स उसे मल्टीप्लाई करते हैं और क्या बन जाता है, आपकी मनी सप्लाई बढ़ जाती है। अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, रिजर्व ज़्यादा है तो उस हिसाब से बैंक्स उतना ही जनरेट कर सकते हैं क्रेडिट मनी, रिजर्व्स कम है तो ज़्यादा क्रेडिट मनी जनरेट कर सकते हैं। ओके, अब ये जो हमने मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसका इम्पैक्ट था जो अभी हमने अदर फैक्टर्स में पढ़ा। ये थी आपकी यूनिट नंबर 2। छोटी यूनिट थी, ये ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है और इजी भी थी पिछली वाली यूनिट से, नहीं। अब बेटा देखो थोड़े न्यूमेरिकल्स हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में से आएंगे। चलो यहाँ पे नैरो मनी निकालना है, M1 कैसे निकालेंगे, करेंसी विद पब्लिक दे रखा है, डिमांड डिपॉजिट्स दे रखा है, टाइम डिपॉजिट्स दे रखा है, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई दे रखा है, सेविंग डिपॉजिट्स दे रखा है। क्या क्या आता है M1 में, सीसी प्लस डीडी प्लस ओडी। तो व्हाट इज सीसी, करेंसी विद द पब्लिक, तो 90,000 करोड़, डिमांड डिपॉजिट्स 2 लाख करोड़ एंड अदर डिपॉजिट कितना आया टोटल, कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को, 5,70,000 करोड़। ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूट क्रेडिट मल्टीप्लायर इफ द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज 10%, 12.5% फॉर एवरी 1 लाख डिपॉजिटेड इन द बैंकिंग सिस्टम। आपने अगर 1 लाख जमा कराना है तो वो कितने की मनी सप्लाई जनरेट करेगा, व्हाट विल बी द टोटल क्रेडिट मनी क्रिएटेड बाय द बैंकिंग सिस्टम इन ईच केस, बताओ। बोलो, इनिशियल डिपॉजिट मतलब आपका मॉनेटरी बेस की बात हो रही है। इस टाइम पे रेशियो कितना है 10%, तो 1/10% मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, फिर देन 1/12.5% मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, कितना आया टोटल, आ गया क्या सबका। बेटा सबका आ गया आंसर, कोई कर नहीं रहा है, सबके सिर्फ यस मैम ही आ रहा है। डायरेक्ट कैलकुलेटर से करके देख लो आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, कैलकुलेट करेंसी विद द पब्लिक फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। करेंसी विद द पब्लिक मतलब इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स का ध्यान रखना है। ठीक है, पब्लिक में कौन कौन आते हैं, नहीं आते। नोट्स इन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ रुपी कॉइन, सर्कुलेशन ऑफ स्मॉल कॉइन्स, कैश ऑन हैंड विद बैंक्स। ये आएगा क्या कैश ऑन हैंड विद बैंक्स, कमर्शियल बैंक, किसने बोला सब आएंगे, अभी किसी ने बोला था यहाँ से बैंक्स वाला पैसा नहीं आएगा, इन सबको ऐड करो, इसको माइनस।
M2 निकालना है। M2 का फॉर्मूला M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद दी डिमांड डिपॉजिट्स या सेविंग डिपॉजिट्स विद दी पोस्ट ऑफिस। निकालो M1। आ गया क्या M1? कितना आया? मैच हो गया ये 4125915। क्या बेटा? किसमें? अपने में ही खेलते रहते हो तुम। डन है क्या? आ गया M2? ये आ गया सबका 42677701। If the required ratio is 10%, currency in circulation is 400 billion, demand deposits are 1000 billion, excess reserves total 1 billion, find the value of money multiplier। पहले मनी सप्लाई फाइंड आउट करो। इसमें MCQs नहीं है क्या? है। बाहर निकाल दूं क्या क्लास से? बेटा इसके MCQs करके आओगे और कुछ न्यूमेरिकल्स अगर रह गए हैं तो वो कंप्लीट करके आओगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।